बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फ़ारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आज मैं एच पायलोरी के बारे में बात करूंगा। अमूमन मेरे मरीज़ ये एच पायलोरी का टेस्ट करवा के मेरे क्लिनिक में आते हैं और आते ही बड़े परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो मैदे का अल्सर हो गया है, हमें तो मैदे का ज़ख्म आ गया है, अब हम क्या करें। मैं उनको लाख समझाऊँ, उनको लाख बताऊँ कि नहीं, ये जो आपके इलामात हैं ये एच पायलोरी की वजह से नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते और उसी बात पे मुज़र होते हैं कि नहीं, हमें तो मैदे का अल्सर है और मैदे का ज़ख़म है। तो आज इसकी वीडियो में मैं चाहूँगा कि एच पायलोरी से मुतल्लिक़ कुछ जो गलत फ़हमियाँ हैं वो मैं आपके ज़हन से मिटा दूँ और इसके बारे में जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं वो मैं आपको बता सकूँ। एच पायलोरी एक बैक्टीरिया का नाम है। आप जानते हैं कि जरासीम जिससे बीमारियां फैलती हैं ये अमूमन दो बड़ी किस्म के होते हैं। वैसे तो बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन जो दो बड़ी बड़ी किस्में हैं वो है वायरस और बैक्टीरिया। वायरस से जो बीमारियां फैलती हैं उनमें कोरोना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ज़ुकाम, ये तमाम बीमारियां ये वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। इस तरह बैक्टीरिया से जो बीमारियां फैलती हैं वो है नमूनिया, टीबी, टाइफाइड, या स्किन के जो इन्फेक्शन होती हैं, दाने आ जाते हैं। तो ये तमाम बीमारियां ये बैक्टीरिया से पैदा होती हैं। इसी तरह एच पायलोरी भी एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि खुराक के ज़रिए बदन में जाके मैदे में बैक्टीरिया अपनी जगह बना लेता है और फिर ये वहाँ जाके बीमारी बना सकता है, ये मैदे की सोजिश बना सकता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम 100 ऐसे लोग ले लें कि जिनको कोई भी तकलीफ ना हो मैदे की, बिल्कुल ठीक ठाक हो, न अब न पहले कभी, और 100 ऐसे लोग ले लें कि जिनमें मैदे की मुख्तलिफ इलामात हो, तेज़ाबियत हो, बारीपन हो, उल्टियाँ वगैरह आती हो, मुख्तलिफ किस्म के मैदे की इलामात हो। और अगर हम दोनों में एच पायलोरी चेक करें तो दोनों ग्रुप्स में, चाहे वो उनमें कोई इलामत नहीं थी या चाहे उनमें इलामत थी, दोनों में तकरीबन 50-60% लोगों में एच पायलोरी पॉजिटिव आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि एच पायलोरी का पॉजिटिव आना, एच पायलोरी के टेस्ट का मुस्बत आ जाना, ये गारंटी नहीं है कि आपको मैदे की बीमारी लाजमी है। अच्छा, एच पायलोरी करता क्या है? एच पायलोरी मैदे में जाके या तो सालों ही ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा, या मैदे में जाके एक तो सोजिश कर सकता है जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। बेशक ये मैदे में अल्सर या ज़ख़म भी पैदा कर सकता है। ये छोटी आंत जिसको ड्यूडीनम बोलते हैं वहाँ भी ये ज़ख़म पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये मैदे में जाके मैदे का कैंसर भी बना सकता है। बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं है, बल्कि WHO के मुताबिक एच पायलोरी मैदे के कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन हर मरीज को कैंसर नहीं होता। कैंसर होने के लिए कुछ और भी शराइत होनी चाहिए। तो उस शख्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होनी चाहिए, उस शख्स की जनियाती तौर पे उसमें रिस्क होना चाहिए कि ये कैंसर इसमें बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एच पायलोरी सालों आपके मैदे में रहेगा और आपको कोई मसला पैदा नहीं करेगा। खुद मेरा एच पायलोरी 2000 से मुझे डायग्नोज हुआ है, मैंने इसके अभी तक कोई मेडिसिन नहीं ली है, मुझे इसके कोई इलामात ही नहीं। तो एक तो ये कि एच पायलोरी का पॉजिटिव आना ये लाजमी नहीं है कि आप इसका इलाज लाजमन करें। हाँ, अगर आप हाई रिस्क हैं, आपके इलामात हैं, तो इसमें हम लाजमी फिर इलाज करते हैं। अब एच पायलोरी की तशखीस कैसे होती है? अमूमन जो मेरे पास आते हैं वो एच पायलोरी का वो खून का टेस्ट कर चुके होते हैं, या तो एक स्ट्रिप के ज़रिए करते हैं या फिर एलाइजा करते हैं और कह दीजिए हमारा तो एच पायलोरी पॉजिटिव आ गया। एच पायलोरी के टेस्ट के दो तरीके हैं। या तो एच पायलोरी के वजूद को डायरेक्ट मालूम किया जाए। वो कैसे मालूम होगा? कि हम एंडोस्कोपी करते हैं और एंडोस्कोपी के ज़रिए मैदे से वो
थोड़ा सा बायोप्सी लेते हैं और उसको फिर लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं कि एच पाइलोरी का बैक्टीरिया मौजूद है कि नहीं है। लेकिन इसको इन्वेसिव बोलते हैं और अमूमन हम ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं करते कि जी मालूम करें कि इस शख्स को एच पाइलोरी है कि नहीं है, इसलिए नहीं करते। हाँ, अगर हमने एंडोस्कोपी की है और वहाँ पे कोई अल्सर आ गया या और कोई रेडनेस आ गई तो फिर हम बायोप्सी ले लेते हैं। दूसरा जो यकीनी तरीका है वो है स्टूल एंटीजन ऑफ एच पाइलोरी। एच पाइलोरी चूंकि मैदे में रहता है तो ये उसके जो एंटीजन इसके जो ज़रात होते हैं ये स्टूल या पाखाने के ज़रिए बदन से निकलते हैं, तो स्टूल में पाखाने में इसका एक टेस्ट करते हैं जिसको स्टूल एंटीजन बोलते हैं। ये डायरेक्ट एच पाइलोरी की वजूद को बताता है। तीसरा तरीका है जिसको यूरिया ब्रेथ टेस्ट बोलते हैं कि जिसमें आप फूंक मारते हैं एक लिफाफे में, पहले एक जूस पी लेते हैं, उसके बाद फूंक मारते हैं लिफाफे में, फिर उसको मशीन के ज़रिए चेक किया जाता है कि एच पाइलोरी है कि नहीं है, एच पाइलोरी के असरात हैं कि नहीं है। तो 3 तरीकों से आपको डायरेक्ट पता चलता है कि एच पाइलोरी है कि नहीं है। एक एंडोस्कोपी बायोप्सी के ज़रिए, दूसरा स्टूल एंटीजन के ज़रिए, तीसरा यूरिया ब्रेथ टेस्ट के ज़रिए। ये वो टेस्ट हैं जो कि लाजमन बताते हैं कि इस शख्स को एच पाइलोरी है। जो बाकी टेस्ट होते हैं जो एच किट पे होते हैं या इलाजा पे होते हैं, उससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि इस वक्त भी आपको एच पाइलोरी है। क्योंकि अगर आप किसी शख्स को एच पाइलोरी हुआ और वो ठीक हो गया फिर भी ये टेस्ट गलत आते हैं। तो एक तो ये है कि ये जो आम टेस्ट अमूमन किए जाते हैं खून में, खून पे जो टेस्ट होते हैं स्ट्रिप पे या इलाजा पे, ये आप बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने तौर पे तो एच पाइलोरी का टेस्ट बिल्कुल ही ना करें। जब भी आपको डॉक्टर बोले तो फिर आप टेस्ट करें, और टेस्ट भी या स्टूल एंटीजन करें या यूरिया ब्रेथ टेस्ट करें। तो जब एक दफ़ा साबित हो जाता है कि उस शख्स को एच पाइलोरी है और हम समझते हैं कि इसको इलाज देना लाजमी बनता है, तो इसका इलाज मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ देते हैं और ये 1 हफ़्ता 10 दिन या 2 हफ़्ते तक की इसमें दवाइयाँ होती हैं। इसमें कम से कम 2 तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं और एक जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या जो एसिड कम करने वाली दवाई होती है वो देते हैं, और ये 5 दिन 10 दिन 15 दिन अमूमन 10 से 15 दिन तक ये डोज दी जाती है। और उसके बाद जब हम ये एंटीबायोटिक्स देते हैं और पीपीआई वो तो 1 महीने तक देते हैं, और जब वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स ख़त्म हो जाता है उसके 1 महीने के बाद, उसके 1 महीने के बाद फिर या हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं या फिर स्टूल एंटीजन करते हैं और कंफर्म करते हैं कि आया इस शख्स का एच पाइलोरी ख़त्म हुआ कि नहीं। ये जो आप एच पाइलोरी का इलाज लेके इसके बाद वो दोबारा बार बार वही किट वाला टेस्ट करते हैं खून वाला, इससे कोई भी नतीजा हम अखज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये पैसों का ज़िया है। एक तो ये बात है कि एच पाइलोरी आया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए अमूमन टेस्ट हम करते नहीं हैं, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ हैं 95% 90-95% इफ़ेक्टिव होती हैं। और अगर करना भी है तो एच पाइलोरी ख़त्म होने के 1 महीने बाद, जब पूरा इलाज ख़त्म हुआ है, फिर हम ये टेस्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं कि एच पाइलोरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या मुझे एच पाइलोरी से डरना चाहिए? हाँ, अगर खुदा न ख्वास्ता आपको उल्टियाँ आ रही हैं और उसमें कभी खून आया है, या खुदा न ख्वास्ता आपके ख़ानदान में किसी को मैदे का कैंसर या खुराक की नली का कैंसर आया है, ख़ासतौर पर मैदे का कैंसर आया है, या खुदा न ख्वास्ता आपका पाखाना काला हो गया है, या आप भूख बिल्कुल मिट गई है, अचानक आपका वज़न कम होने लगा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी एंडोस्कोपी भी होगी और फिर एच पाइलोरी भी टेस्ट किया जाएगा। और खुशकिस्मती से अगर आपका एच पाइलोरी नेगेटिव है फिर तो सही बात है, लेकिन अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव है और कोई बीमारी नहीं है तो फिर आपको लाजमी एच पाइलोरी की दवाइयाँ दी जाएंगी। तो नाजरीन, एक तो एच पाइलोरी रूटीन में करने वाला टेस्ट नहीं है कि आप रूटीन में इसका टेस्ट करें। एच पाइलोरी के टेस्ट को आप उस वक्त करें जब डॉक्टर आपको बोले, और एच पाइलोरी के टेस्ट के पॉजिटिव आने से लाजमी ये बात नहीं है कि आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। अमूमन ये IBS या जो फंक्शनल GI डिसऑर्डर होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें एच पाइलोरी का कोई ख़ास रोल है नहीं। और दूसरी ये कि जब भी एच पाइलोरी का टेस्ट करना हो तो या तो वो स्टूल एंटीजन करें या यूरिया ब्रेथ टेस्ट करें, या खून के टेस्ट से कुछ भी मालूमात हमें नहीं मिलती है। तो उम्मीद है नाजरीन कि आज के इस वीडियो में अगर आपके जहनों में कोई गलत फहमियाँ हैं तो वो क्लियर हो चुकी होंगी।
और एच पायलोरी का जो खौफ अगर आपके दिल में है तो दूर हो चुका होगा। ये इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एच पायलोरी एक ऐसा टेस्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। हमारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं इस पर। भू सी बनी है, एक खौफ है क्योंकि तो हमारे माशरे में फैला हुआ है। और क्योंकि मेरे मरीज़ आते हैं गेस्ट्रोंटोलॉजी के, तो उनमें ये वो बग़ैर ज़रूरत के और बग़ैर ज़रूरी तकरीबन 10 में से 9 लोगों ने ये खुद टेस्ट कराया होता है, मेरे पास आए होते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज के बाद से ये जो कुछ गलतफ़हमी आपके ज़हन से निकल चुकी होंगी। तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।